कि भाजपा के लिए राम मंदिर जो है, राम मंदिर हो, चाहे वो गाय का इशू हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मैटर हो, चाहे वो मथुरा वाला मैटर हो, ये सारे मैटर हमारे लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। ये बिल्कुल हमारे लिए यही कोई कहा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। तो जुलियन असांजे को एक हमारे को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट के लिए जिस आदमी ने लड़ाई लड़ी है, उसकी फिगर के रूप में देखना चाहिए। शायद इंदिरा जी खुद 3 कर बार चुकी, आपातकाल के लिए माफी मांग चुकी थी। मांग चुकी, एग्जैक्टली। तो उस तरीके का पार्लियामेंट में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका कारण हम मुख्य मुद्दों से हटना ही तो है। वो पॉलिटिकल पार्लियामेंट के आप देखिए कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन जो कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद, मेरी उससे असहमति है। मुझे नहीं लगता है कि वो इट वाज द प्लेटफॉर्म एंड द टाइम व्हेन यू आर टेकिंग ओथ इस तरीके। लेकिन ठीक उससे पहले बरेली का बीजेपी का सांसद छत्रपति गंगवार बोलता है हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। वो शब्द तो अवैध है। क्योंकि मुझे इस बात पे थोड़ी आपत्ति हुई, जैसे चंद्रशेखर आजाद अभी जो नव निर्वाचित सांसद है नगीना से, वो आते हैं, वो जय भीम बोलते हैं, कोई जय श्री राम बोल रहा है। गलत तरीका है, ये उचित तरीका नहीं है। शाखा लगाते हैं, वो तो दंगा होने सबसे पहले शटर डालते हैं और घर भाग जाते हैं। बिल्कुल मरने वाले, लुटने वाले हैं, दुकान वाले। ये बात 1931 वाली कांग्रेस की रिपोर्ट में भी लिखी हुई है ना। हमारे ऊपर एक भूत सवार हो रहा है, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन। कहता है ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये उसी का रिजल्ट है। ये जो यूनिफॉर्मिटी करने का, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या बनाए। अच्छा, आपने अगर एसओपीज बनाए तो क्या वो एसओपीज इन कंप्लायंस थे टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? आपको एनटीए के चीफ को सस्पेंड करने में इतना टाइम कैसे लग गया? कुणाल, आपको नीट की परीक्षा की तह तक जाना पड़ेगा। होता क्या है कि जो क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अपने आर्टिकल में, उन्हीं के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसका एक मेन पेपर और एक बैकअप पेपर होता है। उसका बैकअप पेपर इसलिए रखा जाता है, कल को कोई घटना घट गई किसी कारण से तो बैकअप पेपर आ जाएगा और परीक्षा हो जाएगी। नीट के केस में क्या हुआ कुणाल, वो जो बैकअप पेपर था वो बच्चों को दे दिया गया, मेन पेपर ही नहीं दिया। अच्छा, बैकअप पेपर दे दिया। बच्चों सॉल्व कर रहे थे। नीट क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि नीट के थ्रू जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपकी फीस कितनी होती है कुणाल? 5,000 रुपए। उदयपुर की फीस 5,000 रुपए है। ठीक है, एम्स भोपाल जो है, एम्स भोपाल में भी आप एमबीबीएस करते हैं तो आपके हॉस्टल की फीस 32 रुपए है कुणाल। आप समझ रहे हैं? लेकिन यही अगर आप मेडिकल प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपकी 5 साल में आपके 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। पतंजलि क्या करता था? पतंजली है, कुछ और कंपनी है, उनके विज्ञापन किसको जाएंगे और किसको नहीं जाएंगे उसका पूरा डिसीजन आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कोर कमेटी किया करती है। ये बड़ा विचित्र खेल है। आप देख लीजिए, इस बार योग दिवस, भोग दिवस सब हो गया, बाबा रामदेव में दिख नहीं रहा है, जबकि पहले बाबा रामदेव तो लग रहा है राष्ट्रपति बन जाएगा देश का। हाँ, सही बात है। इस बार गायब कर दिया पूरा। और हमारा अखबार, हमारा जो मीडिया है, आम आदमी को गलत सूचना देकर दिग्भ्रमित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करता है। जो ओम बिरला जी की बेटी हैं, ये यूपीएससी सिलेक्ट हुई, लेकिन ये उसमें थी, वेटिंग लिस्ट में थी। अश्विनी, वेटिंग लिस्ट वाला बंदा सीधे आईएएस कैसे बन सकता है? बन गया। आप क्यों चाहते थे कि चुनाव प्रचार करने को केजरीवाल तो बाहर आ जाए? सोचिए ना, तो जब चुनाव प्रचार करने को केजरीवाल बाहर आया तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं आया भाई? हमारे यहाँ तो सांड सड़क पे जीता है, गैया भी सड़क पे जीती है। गैया और सांड तभी पवित्र और होते हैं जब कोई दूसरे धर्म का आदमी उसको डंडा मार दे। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट, आज का अखबार। आज के अखबार में है मेरे साथ मेरे मेहमान पंकज जी, एनबीटी के पूर्व संपादक, और अश्विनी शंकर। अश्विनी, एक खबर आपने देखी होगी जूलियन असांजे की। जूलियन असांजे 14 साल बाद रिहा होकर के ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। और हम लोग जब बिल्कुल शुरुआत में थे, पढ़ाई के अपने दौर में थे, तब याद होगा आपको कि तब
केबल लीक होती थी, चाहे अरुण जेटली की हो, चाहे इराक वॉर को लेकर के जूलियन असांजे की विकीलीक्स जो काम कर रही थी, अब उनको फाइनली रिहा कर दिया गया है। आपको नहीं लगता 14 साल बाद रिहा हुए हैं ये, इनको मॉडर्न राम कहा जाना चाहिए? जैसे राम 14 साल बाद आए थे, ये भी 14 साल बाद रिहा होकर अपने घर पहुंचे हैं। हाँ, देखो थोड़ा सा मैं आपसे डिफर करूंगा। राम इज अ गॉड फॉर बिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया, राइट? तो उनका एक अलग स्टेचर है, तो मैं राम के साथ तो नहीं कनोट करूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा, यस ही इज द मॉडर्न पर्सनालिटी हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1C बोलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ट्रू जर्नलिज्म की, हम बात करते हैं व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ जर्नलिज्म। द रियल पर्पस ऑफ जर्नलिज्म, इन स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, वो ये है कि आप सरकार से सवाल पूछिए और सरकार के जो गलत काम है, सरकार की जो रॉन्ग डूइंग्स हैं, उसको पब्लिक डोमेन में लेके आइए। जैसे आपने मुझे ये इंसिडेंट याद है, अरुण जेटली साहब जब इनकी गवर्नमेंट थी और उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये बात कही थी कि भाजपा के लिए राम मंदिर जो है, राम मंदिर हो, चाहे वो गाय का इशू हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मैटर हो, चाहे वो मथुरा वाला मैटर हो, ये सारे मैटर हमारे लिए पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। ये हमारे लिए कोई इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। ये हमारे लिए एक पॉलिटिकल टूल है, बिकॉज आप समझिए उनका जो ग्राउंड है वो बहुत शेकी है, उनके पास कोई पॉलिसी वाला इशू नहीं है उन लोगों के पास यार, राइट? तो ये उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था जब व्हेन ही वाज इंटरेक्टिंग विद यूएस एम्बेसडर कि साहब ये एक पॉलिटिकल टूल है हमारे लिए इलेक्शन जीतने के लिए, इससे ज्यादा हम इसको वैल्यू नहीं करते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक लिस्ट अभी आई थी कि जिसमें, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बन रहा है आजकल, अगर आप जाएंगे नॉर्दर्न हिंदी स्पीकिंग बेल्ट्स में, साउथ, जब कर्नाटका का इलेक्शन चल रहा था तो उन्होंने एक मूवी रिलीज कर दी थी केरला करके की, राइट? तो कहने का मतलब है कि लव जिहाद, तो जो इस तरीके के ये प्रोपेगेंडा करते हैं, तो दैट इज द पॉइंट। तो जूलियन असांजे को एक हमारे को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट के लिए जिस आदमी ने लड़ाई लड़ी है, उसकी फिगर के रूप में देखना चाहिए, जो इस बात को साबित करता है कि अमेरिका का जो आज भी जो एक उनका जो जुडिशियल सिस्टम है, वो, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि जूलियन असांजे बाहर आए, लेट इट बी वेरी क्लियर ऑन दिस यार, वो नहीं चाहते थे, बिकॉज उसका कैस्केडिंग इम्पैक्ट होगा नॉट ओनली इन अमेरिका, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के जो उनके पास बहुत ऐसे यू कैन से वॉलेटाइल इंफॉर्मेशन है, जो बहुत चीजें बाहर निकल सकती हैं। लेकिन आप सोचिए उनका जुडिशियल सिस्टम देखिए, उसके बाद भी जूलियन असांजे बाहर आए हैं। उनको तो 175 साल की सजा हुई थी। हाँ, 175 साल की सजा हुई थी, लेकिन 5 साल में बाहर आ गए। मुझे ऐसा शक है कि क्या 14 साल वो जेल रहे क्या? एक बार जरा देखिएगा, मुझे लगता है कि 2019 से शायद जेल में। नहीं जेल में नहीं, ही वाज एन एक्साइल ना, मतलब यहाँ पर थे, क्या बोलते, यूके में थे, और यूके में वो कौन सी एम्बेसी थी, लैटिन अमेरिका का एक देश है, वहां की एम्बेसी में वो थे लगातार। हाँ, he was not in jail. इक्वाडोर एम्बेसी। क्योंकि जिस प्रकार से असांजे को 5 साल में ही रिलीज किया गया है, तो वो एक अलग पॉलिटिक्स है। अमेरिका की पॉलिटिक्स कोई भारत की पॉलिटिक्स से बहुत अलग नहीं होती है, इतना आप जान लीजिए। वहाँ का वे ऑफ इलेक्शन थोड़ा सा अलग है, वहाँ लोग, वहाँ का जो वोटर है वो थोड़ा सा ज्यादा जागरूक है हमसे, लेकिन वहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो मोनिका लेविंस्की से लेकर और जूलियस असांजे टाइप ऐसे इसी में खेलती रहती है। तो उसको राम का तो वनवास नहीं कह सकते, क्योंकि देखो एक चीज ये, राम तो जेल नहीं गए थे। राम तो कहा जाता है कि दर्शन में तो राम तो सत्ता का जो कुर्सी का जेल था, उससे उन्मुक्त होकर जंगल के उच्छल वातावरण में चले गए थे। तो इट वाज नॉट जेल फॉर हिम। यस राइट, है ना? जूलियन असांजे का इसलिए मैं कह रहा था सर, कंपैरिजन की कोई बात नहीं, 14 साल था इसलिए मैंने बोला। पॉइंट ये है कि वो पहला आदमी है हमारी जनरेशन में जो दिखता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए इतना लड़ता है। नहीं, भारत में बहुत सारे लोग लड़े, ऐसा नहीं है। जूलियन असांजे का जो उसकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा थी। आप बताइए तरुण तेजपाल के साथ क्या हुआ?
हाँ जी, बिल्कुल सही बात हमने की। उसको याद किया क्या? नहीं, आपको तो मैं अब भी पिछले 10 साल में 20 पत्रकार बता दूं जिनको बर्बाद कर दिया है सरकार ने, हम्म। उनकी नौकरियां छीन ली। हम सरी सर के हमारे लोग जो सामने अभी लगातार रिसेंटली, सॉरी टू, अभी सर आप देखेंगे हमारे सामने पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं जिनको निकाल दिया गया। हमारे सामने पुण्य प्रसून रवीश वाजपेयी हैं, 4 साल हो हमारे गए, वो सामने आबिसार है, बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो लिस्ट है लड़ाई कर पूरी, रहे हैं। है ना? राइट राइट राइट। भाई आप देखिए ना कि, और इवन हमारे यहाँ तो आप देख लीजिए कि जो लोगों ने पैरेलल मीडिया खड़ा करना शुरू किया, उन लोगों को उसके बाद जो हुआ उनके साथ में, पुरकाश की जिस तरीके से अभी जमानत हो गई, अदरवाइज तो उसके उन लोगों को उन्होंने खत्म ही कर दिया था। नहीं, आप तो सही कह रहे हैं जूलियत, पंकज जी, आप सही कह रहे हैं, आप सही क्योंकि कह रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वॉइस ऑफ जी एक्सप्रेशन की यदि बात करें, क्योंकि जी जूलियस असंजे जो काम करते हैं वो पत्रकारिता नहीं है, वो कैसे? इन्वेस्टिगेटिव है सर वो। वो वो एक स्पाइंग वर्क है, यस यस। ठीक है ना? दे आर इन्वेस्टिगेटिव प्रोवाइडिंग द जर्नलिज्म रॉ, भी तो बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिव नॉट, इट्स जर्नलिज्म। नॉट द जर्नलिज्म, इट इज नॉट द जर्नलिज्म। लेट मी क्लियर वन थिंग। देखिए, पहले भी एक अखबार अपने प्रोग्राम में मैंने बोला है, सूचना समाचार नहीं होती है, सूचना देने वाला पत्रकार नहीं होता है, सूचना को समाचार बनाने वाला पत्रकार होता है। समझ रहे हैं आप? जूलियस असंजे सूचना देने वाले व्यक्ति हैं। यदि हमारे देश में इसको लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा गया, तो हमारे जो एक पत्रकार के रूप में आपके जो सीमित अधिकार है, सूचना एकत्र करने का जरिया है, उसके माध्यम से आप जितनी भी इकट्ठी करते हैं वो ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ना तो उस समय इंटरनेट हुआ करता था, ना डायल वाले फोन हुआ करते थे। और मध्य प्रदेश के छतरपुर शरीफ की जगह में सन 80 में एक गोली कांड हुआ था, वहां पर एक लड़की के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद में पब्लिक ने जब प्रदर्शन किया तो गोली चली। वहां के पत्रकारों ने उस समय अपने दम पे उसकी जांच की, जांच करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट को उसको जुडिशियल इंक्वायरी करनी पड़ी, मालूम पड़ा कि बगैर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आदेश के वो गोली चलाई गई थी। वो भारत की पत्रकारिता का एक नजीर है। हम लोग जो हमारे यहाँ जो वास्तव में पत्रकार कर रहे हैं, उनको बहुत छोटा सा, जूलियस असंजे को मेरी निगाह में पत्रकार नहीं मानता हूँ, उसकी कोई पत्रकारिता नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी फोर्सेस लगी हुई हैं, वो किन किन एजेंसीज के लिए काम करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, एक दूसरे कई डबल क्रॉस करती हैं, कई एक दूसरे के खिलाफ आदमी खड़ा करती हैं। ये सब एक बहुत अलग धंधा है। नहीं हाँ ठीक है, ये मैं बात आपकी बात बिल्कुल, मान मैं सकता हूँ। बिल्कुल आई एंडोर्स पॉइंट ऑफ नहीं नहीं पंकज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, ठीक है अगर ठीक उल्टा जूलियस सर, असंजे के बारे में बहुत मैं सारी चीज जानी है मैंने। कुणाल, मैं एक तरफ भाई, और ध्यान रिपोर्टर दिलाना विदाउट चाहूंगा कि अश्विनी भारत के अश्विनी अंदर, हाँ, मैं एक चीज रिपोर्टर और कहना विदाउट चाहूंगा बॉर्डर्स। कि आप ये सोचिए कि अब भारत एक ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं कुणाल हमारे अंदर ना एक चीज है कि हम वेस्ट को ज्यादा आप सोचो उजला, इंडिया के अंदर कुणाल, सोचो तो आप, राइट टू इंफॉर्मेशन का इतना बड़ा जो मूवमेंट चला, जिसमें अरुणा रॉय ने ट्रू। जो मूवमेंट चलाया राजस्थान से, वो अपने एक बहुत बड़ी चीज है कि जुलियन असांजे जैसा आदमी नहीं कर पाया। और हमको नहीं पता है जुलियन असांजे के पीछे, जिन्हें बिल्कुल सही बात कही, बहुत सारी मल्टीपल फोर्सेस उसके पीछे एक्ट कर रही हैं। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। तो हमको जुलियन असांजे के रिलीज को बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। जबकि तुम सोचो भारत में तरुण तेजपाल ने, आपको याद होगा कोबरा पोस्ट, जिसमें उनके जो बीजेपी प्रेसिडेंट को उन्होंने एक्सपोज किया, उसके बाद में क्या इनसे लेवल ऑफ चीजें डेवलप होती चली गई। तो भारत में बहुत जर्नलिज्म है जिन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। अगर मैं प्री इंडिपेंडेंट डेज पे जाऊं, विद्याशंकर जो थे, विद्यार्थी जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, गणेश शंकर जी, गणेश हाँ हाँ, शंकर विद्यार्थी, कानपुर में राइट राइट, दैनिक वो तो प्रताप के संपादक थे। करने में रॉयट्स के अंदर उनका मर्डर हो गया। सोचो, जब रॉयट्स हो रहे थे, एंड उसके बाद जब रॉयट्स के बीच में वो लोगों के बीच में जा रहे थे और हिंदू मुसलमानों को समझा रहे थे कि आप रॉयट्स मत कीजिए, जर्नलिस्ट तो ये लोग थे यार, एंड ही लेट आपको डाउन हिज। मालूम है वो राइट्स क्यों हुए थे अश्विनी जी? हाँ जी हाँ वो जी राइट्स क्यों हुए थे मालूम है आपको? सर, थोड़ा सा नहीं, बताइए हम। हाँ हाँ। एक्चुअल राइट्स उस समय इसलिए हुए थे क्योंकि पूरे देश में सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी देने के खिलाफ कांग्रेस ने बंद का आह्वान किया था।
हाँ जी। और जब कानपुर में भी बंद हो रहा था, तो कानपुर में जब वो उस पूरे इलाके में जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाका था, वहां पे मुस्लिम लीग बहुत पावरफुल उस समय भी हुआ करती थी। तो हम्म। वहां पर उन दुकानों को बंद कराने के लिए, जो कानपुर की नई सड़क है, कानपुर की नई सड़क पे आप जब अभी भी आप जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे सुनहरी मस्जिद कहलाती है। सुनहरी मस्जिद के सामने एक गली है, उसको चौबे गोला कहते हैं। अच्छा। तो चौबे गोला में विद्यार्थी रहा करते थे। अच्छा। और हाँ, जब वहां पर वो कॉमन पॉपुलेशन थी, एक तरफ घोसी थे, जो मुस्लिम घोसी जो भैंस भैंस पाल के दूध का करते थे, दूसरे तरफ श्रीवास्तव थे, वहां पे श्रीवास्तव चमड़े का काम करते। अच्छा। तो वहां पे उन जो बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ, और उसमें बचाते समय विद्यार्थी जी की शहादत हुई, और कई सा घंटों तक विद्यार्थी जी की लाश वहां पड़ी रही। ओ, और तभी कांग्रेस ने एक जांच आयोग का गठन किया था, जिस किताब की हमने पहले चर्चा की थी। कानपुर अ, कमीशन। राइट, राइट। सांप्रदायिक समस्या, जो कम्युनल प्रॉब्लम, जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने बाद में किताब के रूप में छापा, बिपिन आप। चंद्रा की इसमें भूमिका है। जी हाँ। तो वो उसी राइट्स के कारण, अच्छा। पर यस, उसका उस राइट्स का जो एक उसमें गोविंद वल्लभ पंत और ये सब लोग थे, शामिल थे उस जांच कमीशन में। कांग्रेस का जांच कमीशन उस समय, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष प्रधानमंत्री कहलाता था, और कांग्रेस का जांच कमीशन जो होता था, बिल्कुल सरकारी तंत्र पे काम करके पूरा करके लेके आता था। राइट, राइट, राइट। तो विद्यार्थी, माफ करना, वो अपन लोग असांजे से विद्यार्थी जी थे आए। लेकिन ये है कि आज की एक महत्वपूर्ण समाचार है असांजे को लेकर भी। क्योंकि क्या होता है कि व्हेन यू यूज योर इंफॉर्मेशन टू टॉपल एनी गवर्नमेंट, सो योर मोटिव इज नॉट द जर्नलिज्म। जिस चीज की आज चर्चा हो रही है, जिसको कल जिस पे आज पार्लियामेंट के पहले दिन ही जो डिस्प्लेस डिस्प्लीज एटमॉस्फेयर बना, वो भी एक ऐसी ही चीज है। आपातकाल को लेकर हम वहां पर हम्म। निंदा करें। दुर्भाग्य देखिए इस देश का, कि जिस पार्लियामेंट में हमको आने वाले 5 साल हम रोजगार के लिए, पर्चा लीक करने के लिए, पानी के लिए, समाज के लिए क्या करेंगे, उस पर चर्चा होना चाहिए। उसकी जगह हम उस उस घटना की चर्चा कर रहे हैं, जिसका अब इस पीढ़ी पे कोई बहुत ज्यादा उनको याददाश्त में नहीं है, और उसको बहुत याद दिलाना जरूरी नहीं है, हम्म। है ना। जबकि जहां तक मेरी जानकारी है कि शायद इंदिरा जी खुद 3 बार कर चुके, आपातकाल के लिए माफी मांग चुकी थी। मांग चुकी है, तो एग्जैक्टली। उस तरीके का पार्लियामेंट में यदि हम चर्चा करते हैं, तो इसका कारण हम मुख्य मुद्दों से हटना ही तो है। वो हम्म। पार्लियामेंट के, पॉलिटिकल। आप देखिए कि पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने पहले दिन जो कहा, फिलिस्तीन जिंदाबाद, मेरी उससे असहमति है। मुझे नहीं बिल्कुल लगता है कि वो इट वाज द प्लेटफॉर्म एंड द टाइम व्हेन यू आर टेकिंग ओथ इस तरीके। लेकिन ठीक उससे पहले बरेली का बीजेपी का सांसद छत्रपति गंगवार बोलता है हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। वो वो शब्द तो अवैध है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हेडगेवार जिंदाबाद। गैर कानूनी है। हाँ, हेडगेवार जिंदाबाद हिंदू, बोला। हाँ, मैं बिल्कुल। हाँ, हेडगेवार भी जिंदाबाद बोला उन्होंने। हाँ। आप सोचिए, तो भारत आप ये, तो सबसे हम बड़ी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कानूनी जो क्यों, दिस इज नॉट द डेकोरम द पार्लियामेंट। यदि एग्जैक्टली। एंड हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद है, तो फिर यदि अमृतपाल सिंह आके खालिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, या राशिद राइट, इंजीनियर श्रीनगर से आके आजाद कश्मीर की बात करेंगे, तो फिर आप कैसे उनको रोकेंगे? कि बिल्कुल आपने तो सही बात। मेरे, पॉलिटिकल वेंडेट, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वाला मुद्दा बना दिया ओथ टेकिंग सेरेमनी को। आप सोचिए, बिल्कुल, रामायण के राम है गोविल, क्या अरुण गोविल, वो अरुण कहते हैं। गोविल, जय श्री। और ये बरेली के सांसद है, वो कहते हैं हिंदू, मेरे ख्याल से इनके ऊपर तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि शुड बिहाइंड द बार्स, क्योंकि जब आप नहीं, पार्लियामेंट में लेकिन वो तो करते हो तो यू आर अटैकिंग द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ये और सबसे बिहाइंड द बार की दुर्भाग्य बात यह है नहीं कि है, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं, ऑन दिस बेसिस ये डिस्क्वालीफाई किए जा दुर्भाग्य है सकते कि हमारा पार्लियामेंट में जो अध्यक्ष है, जो मेरी व्यक्तिगत राय में वो एक असभ्य किस्म के अध्यक्ष हैं, जिनको अध्यक्ष नहीं बनना था दूसरी बार।
उन्होंने इस पे चर्चा करना, हालांकि उस समय तो प्रोटेम स्पीकर बैठे हुए थे प्रोटेम जो स्पीकर ताजे ताजा भर्तृहरि दल बदल करके आए हैं, है भर्तृहरि ना। मेहताब। हाँ, तो लेकिन आप सोचे कि इस संसद की शुरुआत जिस कॉन्फ्लिक्ट से हुई, है ना, भर्तृहरि हरे मेहताब को आपने क्यों प्रोटेम स्पीकर बना दिया, और वो केवल था कि एक दल बदल का एक चेहरा है वो। और आप देखिए कि कोइंसिडेंट, जो अकाली दल 50 साल भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का पिछलग्गू बन के घूमा, उसकी एकमात्र सांसद को बोलना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ वही कर रही है जो उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया, अब हमें तोड़ रही है। आपकी तो बिल्कुल, उनको ये कहा जा रहा है कि ये अकाली दल है, उसको बीच में से तोड़ने की, उसको डिवाइड करने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल। और उसमें बीजेपी का हाँ, डायरेक्ट उसके अंदर। वो तो प्रेम सिंह चंदू माजरा वगैरह सब उन्हीं के आरएसएस के, जो वहां का जो संगठन कहलाता, सिखों का अलग से संगठन है, उस सबसे जुड़े हुए लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है अ, पंजाब में सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक टेम्परेरी पॉलिटिक्स है। हाँ है ना, जी। ये नाउ दिस 18th parliamentary election is starting of the downfall of the Aam Aadmi Party, even in the Delhi and the Punjab and each and every place. राइट राइट राइट। बहुत स्पष्ट है। तो वो उस वैक्यूम को भरने के लिए अकाली दल को, जो उन्होंने हर राज्य में किया, असम में भी यही किया था, बंगाल में उन्होंने यही किया, महाराष्ट्र में तो खुलेआम किया ही किया, उत्तर प्रदेश में मायावती को चाट गए। तो वो वो जो एक क्या था कि वो जो खुद के बच्चों को खा जाता है ना जीव, वो उस टाइप का है, उसको खा के ये सांप समृद्ध और संपन्न होते हैं। सांप खा जाता है। वो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात पे थोड़ी आपत्ति हुई, जैसे चंद्रशेखर आजाद अभी जो नव निर्वाचित सांसद हैं नगीना ये से, वो आते हैं, वो जय भीम बोलते हैं, कोई जय श्री राम बोल रहा है, गलत कोई तरीका है, ये उचित तरीका नहीं है। ये ये पार्लियामेंट है। और इसका एक प्रोटोकॉल होता है। भाई जय भीम, बाबा साहब प्रोटोकॉल होने अम्बेडकर थे, उनकी वजह से वो वहां पहुंचे संविधान में और संसद में, तो वहां पहुंच के राष्ट्रीय मुद्दे जय हिंद हमारा नारा होना चाहिए था। ये मुझे बड़ा इस पे आपत्ति होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि यूपी में बसपा को खत्म करने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है। और मुझे कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल डाउट हो सकता है, जो चंद्रशेखर आजाद का जो अपलिफ्ट हो रहा है, जो ये, यस, वो इट कहीं इज ना ट्रू। कहीं उनकी बैकिंग है, मुझे ऐसा फील होता है और आप कहीं। इसमें एक घटना और मैं आपको बताता हूँ। हम्म अलग हिंदुस्तान का, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला जो सांसद है, वो हम्म शेड्यूल कास्ट है, वो हाँ एससी जी। सीट से जीत के आया। तो अच्छा। जब, यस, गंगवार है वो, गंगार यहाँ पर इस तरफ गंगवार पूरे है, इलाके में छत्रपाल जो गंगवार। खटीक होते हैं ना, जो हाँ जी लोग हाँ जी। मटन का काम करते हैं। और पूरे रोहिलखंड में मुसलमानों से जितने दंगे हुए, बरेली में हो, चाहे शाहजहानपुर में हो, चाहे पीलीभीत में हो, मुस्लिम कसाई वर्सेस गंगवार, अच्छा। हाँ, यही आरएसएस का गेम रहा है हर जगह। इवन इतनी कानपुर में बार भी वहां यही गेम है कंफ्लिक्ट, उनका। सर कानपुर में भी यही गेम है, जो हिंदू मुस्लिम दंगा होता है वहाँ। एग्जैक्ट, वहां पर क्योंकि भी खटीक और कसाईयों के नाम पर ये एक ये एक शेड्यूल कास्ट को सपोर्ट कर देते हैं, बस ये। देखेंगे इन्होंने क्या किया। आप ही की बात को मैं एंडोर्स करना चाहूंगा। कुणाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा पंकज जी ने उठाया है। इन लोगों ने हम्म क्या, इनको ये बात पता थी कि जाटव वोट बैंक है, वो उसके साथ जा रहा है, पूरा जाटव वोट बैंक मायावती के मायावती पास। तो इन्होंने क्या किया कुणाल, और अगर आप गांधी जी के टाइम से देखेंगे, गांधी जी के टाइम से मैं एनालाइज करूंगा इनकी पॉलिटिक्स को, आर्य संघ की जो पॉलिटिक्स थी, संघ ने हम्म जो हरिजन बस्ती है पचकुया रोड पर, वहां पर हम्म को घुसने ही नहीं दिया कुणाल। और ये प्रोपोगेंडा चला दिया कि ये आदमी है यहाँ पर पचकुया में, एक जगह है हरिजन बस्ती, जहां पे हमने एक बार प्रीवियस एपिसोड में डिस्कशन करा था। ये प्रोपोगेंडा इन्होंने, फॉल्स प्रोपोगेंडा फैला दिया कि ये आदमी आपका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आया। और आप यकीन करेंगे वहां के जितने भी हरिजन थे, ये ऑन हम्म रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड वहां पे पत्थर मार मार के अम्बेडकर को भगाया गया। अम्बेडकर हम्म वर
प्रोटेक्टेड बाय दीज पीपल, ये कह के कि आरएसएस ने वहां पे कहा कि इन लोग, ये आदमी तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा रहा है, हिंदू धर्म को खतरे में ला रहा है, ये तुम्हारा दुश्मन है। लोगों ने पत्थर मारे और अंबेडकर वहां से अपनी जान बचा के भागे। इन्होंने अब जान जैसे बचा अभी के। क्या किया कि ये जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज में इन्होंने जो वाल्मीकि सोसाइटी है, खटीक है, इनको संघ के साथ मिला लिया। और दूसरी तरफ क्या किया, जाटव कहाँ चले गए, जो अंबेडकर को मानते हैं, जो अंबेडकर जयंती बना रहे हैं, या बसपा के चले गए। नहीं नहीं, अश्विनी जी, एक सेकंड। अश्विनी जी, इसके अंदर केवल जो बिजनेस है, हाँ देखिए, जी, मुस्लिम्स में अभी कोई बहुत बड़ी ऐसी जाति नहीं जो चमड़े का काम करे। चमड़े उधेड़ने का काम करने का काम भी खटीक करते हैं, और जूता बिल्कुल, बनाने का काम भी। तो राइट, उस जगह पे उनको कोई बिजनेस राइवरी खड़ी होती नहीं दिखती है। आप बहुत सारी जगह देख सको कि बुंदेलखंड में सब्जी बेचने वाले जो काची और डीमर होते हैं, उनके खिलाफ वहां पे कुंजरों को खड़ा किया गया। यानी जहां पे आपको बताते हैं जैसे कि वहाँ हाट बाजार भरता है, तो कहते हैं देखो कुंजरे अपनी जगह घेर लेते हैं, और कुंजड़े जो हैं अपनी जात के लोगों को बिठाते हैं कि हल्ला होगा इससे। वहां जो काची ढीमर सब्जी लगाते हैं जो हिंदू हैं, उन लोगों में कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये बहुत ही यानी जो आपका जिसको कहते हैं जीविकोपार्जन का जो अभिरुचियां हैं, उसमें टकराव को ये धर्म में परिवर्तित करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और जो बड़ी जात के हैं जो यानी शाखा लगाते हैं, वो तो दंगा होते हैं सबसे पहले शटर डालते हैं और घर भाग जाते हैं। बिल्कुल, मरने बिल्कुल सही। वाले, लुटने वाले हैं, दुकान वाले। ये बात 1931 वाली कांग्रेस की रिपोर्ट में भी लिखी हुई है। हाँ जी, हाँ, अच्छा। उसके पहले जितने दंगे हुए थे, एक बार कटक में हुआ था, अहमदाबाद का दंगा, उसमें चर्चा है कि कैसे किस प्रकार से जैसे धोबियों के घाट पर कपड़े धोने पे हिंदू और धोबी, मुसलमान धोबी के टकराव को दंगा बना दिया। कहीं पर शराब बिक्री के ठेके थे, उसको लेकर दंगा बना दिया। ये उस समय भी होता रहा है। यानी जो मॉडर्न अपेरेंटली इन लोगों की जो होता है ना, मन वचन कर्म से एक ही है। झंडा बदलेंगे, नाम बदलेंगे, हिंदू महासभा से जनसंघ, जनसंघ से जनता पार्टी, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी, एक एक तिकोना झंडा, फिर पीला झंडा, फिर हलदर किसान का झंडा, फिर कमल का झंडा। लेकिन जो मूल है कर्तव्य इनका, वो वही है। आप बिल्कुल देखिए सही। ना, अयोध्या में एक मंदिर में वो वही पुरानी स्टाइल में कि नकली टोपी दाढ़ी लगाई और गाय का गोश्त किया है। यानी वो हाँ, उसी स्टाइल में करते रहते हैं, ये कोई नया उसी काम नहीं स्टाइल में कर करेंगे। रहे हैं। वही वही 100 साल पुराना ही तरीका अपना रहे हैं आज भी। सही कह रहे हैं हम्म, आप। हम्म। ले, तो लेकिन ये जो यूपी में तो ठीक काम कर रहे हैं अंकित जी। आपसे पूछ रहा हूं मैं कि ये पेपर लीक को लेकर ऑर्डिनेंस ले आए हैं योगी जी। इनकी सरकार पेपर लीक को लेकर ऑर्डिनेंस ले आई है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है और आजीवन कारावास तक की सजा है। तो ठीक किया काम इन लोगों ने। मुझे आप एक चीज बताइए, निर्भया कांड के बाद में बहुत सारे रूल बने थे, क्या उसके बाद में उस तरीके की ब्रूटली रैप बंद हो गए क्या? देखिए, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जुडिशरी तक केस को ले जाना नहीं है, प्रिवेंट करना है। ये तो वो हो गया, जिस दिन आप पकड़े जाओगे तो आपके साथ होगा। जब ऊपर से नीचे तक सब मिले होंगे तो कोई पकड़ा ही नहीं जाएगा। बिल्कुल पकड़ा सही। जाएगा तो केस ऐसा कमजोर होगा कि वो जुडिशरी में जाके खत्म हो जाएगा। आपको बताएं कि देखिए, जुडिशरी और पुलिस जब मिलजुल कर क्राइम कराती है ना, तो उसके एक बहुत अलग तरीके होते हैं। अब आप बताइए कि मैं एक एक केस की बता रहा हूँ, क्रिमिनल केस है। आप क्योंकि आप क्रिमिनल केस की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति की सदे चौराहे पे हत्या हुई, 5 लोग गिरफ्तार हुए। उन 5 लोगों के खिलाफ जो आदमी मरा था, उसके 10 लोगों ने गवाही दी कि हाँ, इन लोगों ने मारा। आई विटनेस से हमारे सामने हत्या हुई। लेकिन जब फैसला आता है तो वो सब एक्यूट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अब खेल दूसरा शुरू होता है। आदमी जो मारा गया था, उसको चाकू से स्नैप, उसको गोदा किया था। जो चाकू जब्त हुआ, उसका जो फल था, जिसका जो चौड़ाई थी, वो 4 इंच की थी। और जो आदमी मारा गया, उसके बॉडी पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसमें जो घाव थे वो 1.5 से 2 इंच के थे। कोर्ट में बस यही बोला कि जब 4 इंच का चाकू है तो उससे 2 इंच का घाव कैसे होगा?
तो इसका मतलब बरामदगी गलत की गई, इसका मतलब बरामदगी गलत की गई औजार की। हमारे यहाँ यस, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम केस दर्ज करेंगे और उसके बाद 5 साल मुकदमा चलेगा। लेकिन आप बताइए, मेरे पड़ोस का बच्चा जो किसी से उधार पैसा लेके लखनऊ इम्तिहान देने गया था, उसका पैसा कौन लौटाएगा? जिसका 1 साल खराब हो गया उसका साल कौन लौटाएगा? और जो मॉरली गिर गया, मेरा मतलब है कि कई बच्चे इतने डिमोरलाइज हो गए हैं, हम लोगों को सही मालूम बात। नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं, कुछ सुसाइडल केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। उनका क्या है? क्यों ना आप इतना खर्चा कर रहे हो, इम्तिहान हम्म। मुफ्त करिए बच्चों के ना, उनकी फीस लेना बंद करिए। और बच्चे जो इम्तिहान लेने आ रहे हैं उनका हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रिलिमिनरी टेस्ट कर लीजिए कि इसमें जो क्वालिफाई होंगे वो बड़ी जगह पर टेस्ट को जाएंगे, उनका आना जाना फ्री कर दीजिए। करना ही चाहिए। हम हम किस चीज पर पैसा खर्च कर रहे हैं, है ना? प्रोफेसर राजीव कुमार के बारे में अभी कल उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में अपना आर्टिकल लिखा है नीट की और एंटी जो नीट का एग्जाम फेलियर। प्रोफेसर राजीव कुमार ये वही शख्स हैं कुणाल जो आईआईटी खड़गपुर में और आईआईटी कानपुर में कंप्यूटर के एचओडी रहे हैं, और इनका एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है जेई के अंदर करप्शन को उजागर करने में। कुणाल आप सोच के देखिए, क्योंकि जब आपने सवाल उठाया कि ऑर्डिनेंस बनाने से क्या ठीक हो जाएंगी, ये वो शख्स थे जिन्होंने ये कहा कि आईआईटी खड़गपुर में मैं ऐसे कितने प्रोफेसर्स को जानता हूं जिनके बच्चों का आईआईटी में बैकडोर एंट्री से एडमिशन हो गया है, और बाद में प्रोफेसर राजीव कुमार को सस्पेंड भी किया गया, और बाद में वो हाई कोर्ट में गए, हायर जुडिशरी में गए, वहां से दोबारा से रीइंस्टेट हुए। पर उनका बड़ा अच्छा आर्टिकल था, उन्होंने बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो इस देश के अंदर एक भूत चढ़ गया है ना, हमारे ऊपर एक भूत सवार हो रहा है, वन नेशन वन पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन। कहता है ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये उसी का रिजल्ट है, ये जो यूनिफॉर्मिटी करने का। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या बनाए। अच्छा, आपने अगर एसओपीज बनाए तो क्या वो एसओपीज इन कंप्लायंस थे टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी? आपको आपको एनटीए के चीफ को सस्पेंड करने में इतना टाइम कैसे लग गया? कुणाल, आपको नीट की परीक्षा की तह तक जाना पड़ेगा। होता क्या है कि जो क्वेश्चन, और बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया अपने आर्टिकल में, उन्हीं के रेफरेंस से मैं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसका एक मेन पेपर होता है और एक बैकअप पेपर होता है। उसका बैकअप पेपर इसलिए रखा जाता है, कल को कोई घटना घट गई किसी कारण से तो बैकअप पेपर आ जाएगा और परीक्षा हो जाएगी। नीट के केस में क्या हुआ कुणाल, वो जो बैकअप पेपर था वो बच्चों को दे दिया गया, मेन पेपर ही नहीं पकड़ा दिया। दिए, अच्छा, बैकअप पेपर दे देगा। यस, बच्चे तो सॉल्व कर रहे थे, और बाद में फिर पता लगा कि अरे तो बैकअप पेपर आ गया। और उन्होंने कहा बैकअप पेपर बैंक के लॉकर में रखा जाता है, तो बैंक के लॉकर से वो पेपर निकला कैसे, बाहर कैसे आ गया बैंक के लॉकर से? इन सवालों पे और आप सोच के देखिएगा। उसके बाद बच्चों को मेंस का पेपर दिया गया जो मेन पेपर था, और इस चक्कर में बच्चों का टाइम लैप्स कर गया। फिर उन टाइम लैप्स को उन्होंने काउंटर करने के लिए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए। किसी बच्चे को 200 नंबर दिए, किसी को 150 नंबर दिए। जो बच्चा 500 नंबर पे खड़ा था उसके 200 नंबर ऐड होके वो पहुंच गया 700 नंबर पर यार। तो इस तरीके की धांधलेबाजी हुई। क्या ये इतनी बड़ी धांधलेबाजी कुणाल कि बैंक के लॉकर से क्वेश्चन पेपर निकल रहा है? आपको क्या लगता है कुणाल, ये छोटे मोटे चार जो चंदूलाल हैं, छोटे मोटे लोग हैं, इनकी लापरवाही है? ये पूरे सिस्टम की लापरवाही है कुणाल, पूरे सिस्टम की लापरवाही। दूसरी बात उन्होंने हमको मंत्रालय कहा, स्तर, लगता है मंत्रालय स्तर पर है। प्रोफेसर राजीव कुमार ने कहा कि आप एक बात समझिए, हमने परीक्षाओं को बना दिया है, हमने परीक्षाओं को बना दिया है परिवार की रिस्पेक्ट, माता पिता की इज्जत, खानदान की इज्जत, हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया। नीट की परीक्षा दे रहा है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई है। अरे मेरी मौसी का लड़का वहां सिलेक्ट हो गया मेडिकल कॉलेज में, तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं सिलेक्ट होता? माँ बाप सोचिए 6ठी क्लास से बच्चों की कोचिंग करवा रहे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया, उन्होंने कहा एक परीक्षा एक परिवार का सम्मान कैसे बन सकती है? आप मुझे समझाओ इस बात को। आप एक परीक्षा को एक बच्चे की जिंदगी के एग्जिस्टेंस से जोड़ रहे हैं आप। दूसरी बात आप समझो कुणाल, नीट नीट क्यों इतना फेमस हो रहा है? क्योंकि नीट के थ्रू जब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आपकी फीस कितनी होती है कुणाल? 5,000 रुपए। उदयपुर की फीस 5,000 रुपए है। ठीक है, एम्स भोपाल जो है, एम्स भोपाल में यदि आप एमबीबीएस करते हैं तो आपके हॉस्टल की फीस 32 रुपए है कुणाल। आप समझ रहे हैं? लेकिन यही अगर आप मेडिकल प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपकी 5 साल में आपके 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो सही बात है।
गैप है, इस गैप को खत्म कौन करेगा? सरकार इस पे बात क्यों नहीं करती है? ये हमको पागल क्यों बनाया जा रहा है कि हमने ऑर्डिनेंस बना दिया एक बोले कि लाइफ इन प्रेजेंट? दिस इज नॉनसेंस. Government should address the root causes of this problem which they are not addressing actually. That is the point. They are making us fool. आप मुझे समझिए, इतना बड़ा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बॉस को विद इमीडिएट इफेक्ट डिसमिस करना चाहिए था सर्विस से. He has to be criminally investigated by the police. Like enforcement directorate is investigating opposition leaders. He should be investigated like this. No action taken. You are chief of the NTA, and under your nose, all these happenings are taking place. Who will be held responsible? He has to be held responsible for this. But nobody is asking this question. And where this incident happened, the concerned district authorities needs to be punished for it. Actually, ये होता है राइट करेक्ट. वरना आप क्या इसमें मैं आपको एक बड़ी अच्छी प्रभात अप्रिशिएट कि भारत में आज भी ऐसे प्रोफेसर, ऐसे लोग हैं. उन्होंने कहा कि जो एक गरीब, बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो लीक होता है, पेपर का जो लीक होता है, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो डिफरेंशिएशन में इम्पैक्ट होता है. वो सब पे एक जैसा इम्पैक्ट नहीं होता. आप समझिएगा, जो अमीर आदमी है उसको बस अब ये डिसाइड करना है कि मुझे अपने बच्चे की 1 करोड़ रुपए फीस देनी है एमबीबीएस में, या 20 लाख रुपए देके बच्चे का पेपर लीक करा लेना है. अब वो ये डिसाइड करेगा. लेकिन जो दलित है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी है, जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, जिसके पास पैसा नहीं है कुणाल, उसकी जो एक बहुत गरीब तबके से आता है, उसकी जो एक मोबिलिटी होती है, हम सोशियोलॉजी में एक वर्ड यूज करते हैं सोशल मोबिलिटी, वो बंद हो जाती है, वो अपॉर्चुनिटी बंद हो जाती है. उसका जो उसकी एक आशा की किरण होती है, आप उसको बंद कर देते हो जब इस तरीके के एग्जाम्स का पेपर लीक होता है. इट इज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ पेपर लीक, इट हैज अ इकोनॉमिकल सोशल इम्पैक्ट ऑन डाइवर्स एस्पेक्ट्स इन सोसाइटी. हम इसको क्यों नहीं एड्रेस कर रहे हैं इस बात को? सवाल ये उठता है कुणाल. इसीलिए इसमें ये जो नीट का पेपर है, होना चाहिए इस पे एक में इनकी आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है. हाँ सुनी, तुम्हारी आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो जाती है. कोई दूसरा बोलता है तो आवाज डिस्कनेक्ट हो जाती है. ठीक है पंकज जी, आप बताइए. मैं इसमें केवल एक खबर का जिक्र करना चाहूंगा जो दिल्ली के अखबारों में नहीं है. ये नीट पेपर लीक घोटाले के संबंध में हजारीबाग से खबर है. हजारीबाग में जो नीट पेपर का जो पेपर था, जो बैंक के स्ट्रांग रूम से और इंस्टीट्यूट तक जा रहा था, तो गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई. फिर एक बैटरी रिक्शा को रोका गया, वो बैटरी रिक्शा में लाद के वो नीट के पेपर गए. तो जो टाइमिंग था, जिस समय पहुंचना था, उससे करीबन आधे घंटे देर से वो पहुंचे हैं. और उस पे उस समय किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया. अभी चिंटू पिंटू को पकड़ रहे हैं कि उसने प्रिंट निकाला, ये सब नहीं. वहां जो खेल है, ओएसिस करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके हेड को अभी उन्होंने पकड़ा है. लेकिन जो मुझे लगता है कि ये जो पूरी प्लान है, ओएसिस या ये जो कोई भी है, ये इसके अंदर बहुत छोटे मोहरे हैं. क्योंकि ये खेल इतना छोटा नहीं है जितना ये क्योंकि देखिए, मेरा जो अभी तक का अनुभव खासतौर पर किसी भी सरकार में रहा है, वो ये है कि जब आपको किसी केस की लीपापोती करनी होती, तो उस केस को उठाकर सीबीआई को दे दिया जाता है. क्योंकि सीबीआई की एक्सपर्टाइज ही आजकल, और अब हो गया एनआईए, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना, फॉल्स फैक्ट बनाना, आपके मोबाइल और लैपटॉप के अंदर पेगासस तरीके वायरस से कुछ चीजों को प्लेस कर देना, और केसेस को इतना लंबा खींचना कि तब तक उसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म हो जाए. ये आप सोचिए कि कोई इसको उस समय किसी ने एड्रेस नहीं किया कि बैटरी रिक्शा में आप लोगों का भविष्य लाद के ले जा रहे हो. हाँ, गाड़ी खराब तो है ना सर. ये भी है कि हो सकता है गाड़ी खराब की गई हो, बीच में पेपर का इस्तेमाल किया गया हो. ये तो अभी चूंकि मैं प्रभात खबर की खबर जो है, मैं चूंकि खबर पे बात कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि अब ये सब चीजें अब सामने उजागर हो रही हैं. तो ये तो जहां सामने आ रहा है, जहां पर आपको लगता है कि अब ये कुछ जांच चल रही है, तो वो तो सामने आ रहा है. मुझको लगता है कि जहां पर कोई मालूम ही नहीं पड़ा, उसका आप क्या करोगे? ये तो वो है कि जो लोग कुछ चीजें सामने आ जा रही हैं. और मुझे जो इसमें भी जो शक है वो ये है
कि जैसे क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट हुए तो एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को उजागर कर दिया है। जैसा कॉमनवेल्थ गेम में हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम में लंदन में जो रैली निकलनी थी उसका ठेका बेनेट कोलमैन वाली संस्था की जगह बिरला के पसंद वाली संस्था को मिल गया, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया था कि कॉमनवेल्थ में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। ये एक अलग गणित है, और ये गणित कैसे चलती है उसके लिए फिर मैं आपको एक अखबार की ओर ध्यान दिलाऊंगा। वो चूंकि हम आज बैठे हैं, लेकिन वो अखबार आपके लिए आपको कल जाना पड़ेगा, हिंदी का हिंदुस्तान। अच्छा। कल के हिंदी के हिंदुस्तान में दिल्ली के एडिशन में तो है, मुझे नहीं मालूम है बाकी एडिशन में, जैसा मुझे शक है कि सभी एडिशन में फर्स्ट 2 पेजेस फुल पेज एक विज्ञापन है। वो विज्ञापन किसने दिया है, किस चीज के प्रचार के लिए दिया है, आप अपने पाठक को किस चीज की ओर बताना चाहते हैं, उसका उसमें कोई जिक्र नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब आप देखेंगे तो पेज नंबर 2 पे वो विज्ञापन मुझको ही समझ में नहीं आया, लेकिन बीच में कहीं समझ में आता है कि वो निप्पॉन मित्तल स्टील कंपनी का विज्ञापन है। उसमें फर्स्ट पेज पे कुछ बुलेट ट्रेन टाइप का कुछ चित्र है, वो भी स्कैटर्ड है, आप उसको देख नहीं सकते हो। अच्छा। अब ये जो ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं ना, सही कहा पंकज जी ने, ये मैंने वो विज्ञापन देखा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अब ये करोड़ों का खेल है, ये करोड़ों का खेल ऐसे है कि सरकार चाहती है कि फला अखबार मेरे पक्ष में कुछ कहे, लेकिन सरकार की लिमिट है, सरकार के डीएवीपी के रेट बहुत ज्यादा नहीं होते विज्ञापन के। तो ये लक्ष्मी मित्तल की कंपनी से कुछ बोल दिया कि इनको 2 पेज का विज्ञापन सभी एडिशन का दे दो, तो 5-7 करोड़ का खेल हो गया। अब उसको जब आप अंदर देखेंगे ना, नेक्स्ट 15 डेज वो विज्ञापन कैसे एडवर्टोरियल बन के उभरता है, ये आपको धीरे धीरे समझ में आती है। बिल्कुल। तो जब किसी पतंजलि क्या करता था, पतंजलि है, कुछ कुछ और कंपनी है, उनके विज्ञापन किसको जाएंगे और किसको नहीं जाएंगे उसका पूरा डिसीजन आरएसएस और बीजेपी के लोगों की कोर कमेटी किया करती थी। ये बड़ा विचित्र खेल है। आप देख लीजिए, इस बार योग दिवस, भोग दिवस सब हो गया, बाबा रामदेव कहीं दिख नहीं रहा है, जबकि पहले बाबा रामदेव तो लग रहा है राष्ट्रपति बन जाएगा देश का। हाँ, सही बात है, इस बार गायब कर दिया पूरा, और उनके विज्ञापन भी गायब है। तो ये जो कल का अखबार हिंदी का हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार कि ये एक अलग किस्म का अखबारों को पढ़ने का आपका नजरिया होना चाहिए कि ये लक्ष्मी मित्तल का 2 पेज का बगैर काम का विज्ञापन जो छप रहा है, तो इसका वो जो खामियाजा या हर्जाना जो है वो उस अखबार का पाठक आने वाले 10-15 दिन, 1 महीने में भोगने वाला है किसी खबर को लेकर। जैसे उदाहरण ही बता दूं आपको मैं, जी आज से 8 दिन पहले, 10 दिन पहले हिंदुस्तान अखबार ने फर्स्ट पेज के बॉटम पे छाप दिया कि ईवीएम मशीन पर किसी को कोई आपत्ति नहीं, किसी राजनीतिक दल ने और किसी ने भी उस पर आपत्ति की नहीं। जबकि ठीक उसी दिन छत्तीसगढ़ का कांकेर हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह 42 एप्लीकेशंस लग चुकी थी और उनमें से बहुत सारी जगह अप्रूव भी हो गया, काउंटिंग होनी है। अब हिंदुस्तान तरीका अखबार छापता है तो जिन लोगों के मन में पहले 7 दिन के चुनाव परिणाम को लेकर एक सवाल था यार कि कहीं ईवीएम गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे, तो हिंदुस्तान अखबार की एक खबर ने उसको पोत दिया, अरे यार नेता तो सब बकवास करते हैं, देखो ना कोई ऑब्जेक्शन करने ही नहीं आया, जबकि वो फेक खबर थी, फर्जी खबर थी। समझ रहे आप? तो बिल्कुल, बिल्कुल। आप आम पाठक की निगाह में दैनिक जागरण को मानते हैं वो बीजेपी का अखबार है, ठीक है, अमर उजाला को थोड़ा मिडिल मानते हैं, हिंदुस्तान को मानता है बिरला का अखबार है, गांधी जी वाले बिरला का अखबार है, वो तो प्रो कांग्रेस भी है थोड़ा सा, ऐसा लोग कह देते हैं। जैसे कई दिनों बाद तक अभी एनडीटीवी पे वही ठप्पा चलता रहा, जो लोग जान गए वो जानते हैं कि अब तो ये अखबार जो है वो तो एनडीटीवी तो अब वो नहीं है, रह गया चैनल। ऐसे हिंदुस्तान की शायद उसी की या तो खर्चा पूर्ति के लिए 2 पेज के विज्ञापन दे दिए। आप सोचिए कि हमारा अखबार, हमारा जो मीडिया है,
आम आदमी को गलत सूचना देकर दिग्भ्रमित करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करता है। आपने बिल्कुल, कभी ये सोचा बात कि तो नजरिया। वो उन्होंने उसको देखा ही नहीं कि कितनी हम्म, कितनी जगह उसकी एप्लीकेशन लगी हुई है और कितनी कितनी जगह अप्रूव्ड हो रही सही बात। है ना? तो बिल्कुल। ये जो हम जो न्यूज़पेपर सामने देखते हैं या खबर देखते हैं तो उसमें उस खबर की असलियत क्या है उसको तोलने के लिए उस अखबार में उस दिन छपे विज्ञापनों को भी तोलना पड़ेगा आपको। उस दिन और उससे पहले भी, जैसे इन्होंने अभी आपने जाहिर है बताया वो ना। एक हाँ, बंच ऑफ बिल्कुल। डेज है वो। हाँ, 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 बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, एक चीज और है, पंकज जी और अश्विनी दोनों लोग, आप लोग जवाब देना चाहें तो दें, नहीं तो कोई बात नहीं है इसमें। कुछ दिन पहले हम लोग सामने खबर थी कि अफवाह थी। उसमें जब आपने बैकडोर की बात की ना, आईआईटी में बैकडोर वाली, तो एक एक अफवाह उड़ी कि ये जो ओम बिरला जी की बेटी हैं, ये यूपीएससी सिलेक्ट हुई, लेकिन यस। ये उसमें थी, वेटिंग लिस्ट में थी अश्विनी। वेटिंग लिस्ट यस। वाला बंदा सीधे आईएएस कैसे बन सकता है? बन गया। ये सवाल ही और सीधे वो नहीं। चुनाव प्रचार भी कर रही थी। हमने भी हाँ, सिविल चुनाव। सर्विस एग्जाम की तैयारी करी है। बिल्कुल। किस कैंडिडेट होते हैं पंकज जी, उनको सर्विसेज मिलती है। मेरे खुद का एक बहुत अच्छे मित्र रहे मेरे, वो भी इंडियन पोस्टल सर्विसेज में है, तो उनका वेटिंग लिस्ट में था। तो जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स होते हैं कुणाल, या तो वो इंडियन पोस्टल सर्विसेज में जाते हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, या आपका टैनिक, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड वो सर्विसेज दानिश में आ गया। जी हाँ। होती है, हाँ, वो दानिश में। कैंडिडेट्स को मिलती है। बट मैंने अपने अ, पिछले 10-20 सालों में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखा कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट सीधा आईएएस, प्रॉपर हाँ, आईएएस में आ। प्रॉपर आईएएस। किया It is- किया उनको ये मैं बैकडोर एंट्री है वो। अब ये और वो अफवाह भी चुनाव हो प्रचार सकती कर है। रही थी इस बार। नहीं तो पंकज जी, अफवाह है कि ये बात सही भी हो नहीं सही, सकती है। ये सही सही ही है। अफवाह सही। सही भी नहीं हो सकती है, ये ऑन फैक्ट है। यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है वो। तो मुझे हम्म, समझ में नहीं आता यूपीएससी वाले ट्रांसपेरेंसी से क्यों डरते हैं। वो क्यों नहीं बच्चों को उनकी मेंस की मार्कशीट दिखाते, क्यों नहीं वो प्रोसेस बताते, क्यों नहीं वो ट्रांसपेरेंसी लेके आते हैं कि जहां पर वो बताएं बच्चों को कि आपका चयन इस तरीके से हो रहा है, इन इन लोगों ने मुझे समझ में नहीं आ रही है अगर ये बात। अगर वो ये करेंगे तो फिर ओम बिरला कैसे करेंगे बीच में वो? हाँ वही तो जब ये ओम आप बिरला जेएस लेवल पर डायरेक्ट एंट्री दे रहे हो, जी, जेएस लेवल पर, जी। वो तो आईएएस एग्जाम भी फेस नहीं किया है और हर साल 20 दे रहे हो। उसमें मनोज वाजपेयी का भाई भी होता है और कौन कौन होते हैं, है ना? मनोज बाजपेयी तो एक्टर। हाँ, हम्म, वो बहुत ही वो जब आपने खुला खेल कर ही दिया है कि कॉर्पोरेट हम्म, में जो कल तक अडानी किया या अंबानी का काम करते रहे उनको आप सीधे मिनिस्ट्री में जेएस बना रहे हो, तो जान के चलो कि वो लोग केवल उनके हित की रक्षा के लिए, वो लिस्ट है पूरी पब्लिक डोमेन में है कि कौन किस कंपनी से काम करते हुए वहां पर आया है ना? ये पंकज जी, आपने ये वाली खबर पढ़ी है, केजरीवाल जी वाली खबर आई होगी आपके सामने, जिसमें इनको जी। पहले जो है दिल्ली की कोर्ट ने जमानत दे दी, और जमानत देने के बाद फिर हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, और हाई कोर्ट से हम्म। उस पे जमानत पर ही स्टे हो गया उनका। और सीबीआई दो जी जी। साल पुराने अपने नोटिस को लेकर के तिहाड़ पहुंच गई और उनको गिरफ्तार कर लिया। कुल मिला के इनको जेल में ही अंदर रखना चाह रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि यदि हम इस पूरे केस को देखें ना, जी। तो हम देखेंगे कि दिल्ली में जो कोर्ट है उसके अंदर किस प्रकार से राजनीतिक आधार पर फैसले दिए जाते हैं। हम्म, राउजमनी कोर्ट में एक जज ने एक फैसला लिख दिया जमानत को लेकर। हम्म, हम्म, ठीक। हम्म, हाई कोर्ट में अगले ही दिन सुबह, वो भी वेकेशन बेंच है वहां पर, ईडी जाती है और कहती है कि हमको सुना नहीं गया, ये कहा गया, ये कहा गया, फलाना कहा। हाई कोर्ट कहती है कि जज, जमानत देने वाली जज ने उन पूरे कागजों को पढ़ा लिया और वो अपने ऑर्डर में एक्सेप्ट कर रही है और इसीलिए ये जो उनने टिप्पणी की अवांछित टिप्पणी है ईडी के वकील। हम्म, पॉलिटिकल आपको सब कुछ सामने लग रहा है, लेकिन बिल्कुल। आप एक चीज को जुडिशरी सिस्टम को समझना पड़ेगा। हम्म, जब किसी की बेल पे सुनवाई होती है, जमानत पे, हम्म,
तो वो उसका ट्रायल नहीं हो रहा है। कोई भी जज ट्रायल के 3600 पेज नहीं पढ़ेगा। सही बात है। बेल इज नॉट द एक्यूटल। बिल्कुल। Absolute. बेल केवल इसलिए होती है कि जो जांच चल रही है उसमें क्या मुजरिम कोई उसको इफेक्ट कर सकता है, कि क्या वो एक्सकॉन्डिंग हो सकता है। फिर हमारी हाई कोर्ट जब येदुरप्पा को बोल सकती है कि वो कोई एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी वो चीज लागू हो रही थी। और जब उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट में शायद उल्टा पड़ेगा, तो उन्होंने सीबीआई वाले मामले में अरेस्ट कर लिया। ठीक है। बहुत सारी ये घटना को आइसोलेट होकर मत देखिए भी आप। अब इस घटना के पैरेलल आतिशी का अनशन शुरू हो जाता है, और जैसे ही खबर आने लगती है कि अरे केजरीवाल की जमानत होने वाली, तो उनका अनशन खत्म हो जाता है। फिर लगता है नहीं अब केजरीवाल की जमानत नहीं हो रही है, तो फिर वो अस्पताल में बहुत ज्यादा बीमार होकर देखने लगती। ये बहुत सारा चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर बहुत मारा पीटी है। ये बहुत ऐसा सीधा खेल नहीं है ना। तो और जिस जज ने केजरीवाल जी को जमानत दी, वो जज का जो पोस्टिंग है या प्रमोशन है व्हाटएवर जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जैसे हाई कोर्ट हम जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ आप बहुत जो भी वकील है चर्चित, उनसे आप बात करेंगे तो बता देंगे यार कि फला की बेंच है, इसका मतलब है कि आपकी जमानत होगी, और फला की बेंच है इसका मतलब है यार तो उस मेंटेलिटी का वो आपको सुनेगा भी नहीं। ये सब जानते हैं, इसमें कहीं कोई भी दुराव छुपा हुआ नहीं है। पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग तो हाई कोर्ट करता है ना, गवर्नमेंट कहाँ करती है? स्टेट गवर्नमेंट कहाँ करती है? तो हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में राज्य का न्याय विभाग है। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट हैज अ बिग रोल इन द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। ये हमें दूर से दिखता है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट है। बहुत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। मैं नहीं कह रहा हूँ, लास्ट बाय मार्कंडे काटजू हु वाज अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो होते हैं ना, वो जो जिला न्यायालय है, वो राज्य सरकार के हैं। ये कोई बहुत, इन्हें आप देखिए कि इसको आप एक पक्ष के रूप में नहीं देख रहे। ये बहुत सारे मसले हैं उसके अंदर कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप क्यों चाहते थे कि चुनाव प्रचार करने को केजरीवाल तो बाहर आ जाए? आप सोचिए ना। तो जब चुनाव प्रचार करने को केजरीवाल बाहर आया, तो हेमंत सोरेन क्यों नहीं आया भाई? तो वो यानी पिछले 10 साल का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, एपेक्स कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जिस प्रकार से राजनीति करने का जरिया बना लिया गया, ये देश को लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान करेगा। और ये हर जगह दिख रहा है पंकज जी। एक जो और खबर है, ये वाली, हर राज्य में ये आप देखें, पुणे वाली जो खबर है, ये जो पोर्शे का मामला था, जो 17 साल का नाबालिग लड़का था जिसने गाड़ी चढ़ा दी थी, लोग मर गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी अश्विनी। वो जुवेनाइल उसमें था, और ये कहा कि अपनी चाची के यहाँ रहेगा। ये एक बात और ऐड, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा टू कीप दिस बॉय inside the prison is criminal, you should not keep him under custody। ये भी कहा बॉम्बे हाई कोर्ट। बताइए। और बाकी जो लोग वहां पर हैं, हालांकि उसमें कोई गलत बात नहीं कही। देखिए एक चीज बताएं, हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, जो एज पर रूल है, जुवेनाइल एक्ट में यही लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता, बाल सुधार गृह में रख सकते हैं। और एक उनके लिए ऑप्शन है कि वो उनको एक ऐसी जगह रखेगा जहाँ पे फिलहाल वो समाज से दूर रहे, लेकिन उनको एक बेहतर परिवेश मिले अपनी जीवन जीने का। देखिए यही तो बात है ना पंकज जी, एक मिनट, लेकिन उसके लिए जी, ये पोर्शे वाले के लिए लागू होता है। हाँ, वही बात है, दूसरों के लिए लागू नहीं होता है ना। हाँ, दूसरों के लिए नहीं होता। जुवेनाइल बोर्ड में तो बहुत सारे लोग हैं, जुवेनाइल उसमें प्रिजन में तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। नरकीय जीवन है वहां का, वर्स्ट देन द जेल्स। ये अपनी चाची के पास रहेगा। जहाँ पे आईएएस की तैयारी करते हैं ना, दिल्ली में लोग, मुखर्जी नगर, उसके पास में लामपुर जो है, वहां पर है जुवेनाइल कोर्ट। जाके जेल जाके देखिए वहां कैसा नरक है। हकीकत नगर पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुणाल। याद है
नगर का जो मेन रोड है उसके लेफ्ट हैंड साइड जुनाई जस्टिस कोर्ट है, जो सुधार गृह बना हुआ है पूरा, वो राइट, बिल्कुल सही याद कहा। है है ना? याद है याद है। आज तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है अश्विनी। बहुत आवाज अच्छा, कट रही है अश्विनी जी की। बीच में आवाज तुम्हारी चली जाती है बिल्कुल। एक आखिरी खबर है पंकज जी, ये डेनमार्क से खबर है जिसमें उन्होंने 2030 से वहां के लाइव स्टॉक्स पर टैक्स लगा दिया है। 2030 से टैक्स लगेगा क्योंकि उनका मानना है कि ये जो है ग्रीन हाउस गैस ज्यादा रिलीज करते हैं, और ये फैक्ट भी है। फैक्ट ये है कि जितना ह्यूमन मेथेन रिलीज करता है ह्यूमन कॉजेज से, उसका 32% सिर्फ लाइव स्टॉक की वजह से होता है। यूनाइटेड एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ये मानता है। तो ये ठीक कदम है मुझे लगता है, लेकिन किसानों पर दबाव नहीं पड़ेगा। ये डेनमार्क सर के देश के लिए संभव है, क्योंकि डेनमार्क की पॉपुलेशन उतनी नहीं है, वहाँ पे ओपन लैंड बहुत ज्यादा है, और वहाँ की जो इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है वो लाइव स्टॉक फूड प्रोडक्ट से आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ यूरोप को के देशों को कम से कम शुरुआत करनी पड़ेगी। अभी तक तो सारा दबाव थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज पर ही है। ठीक है ना, तो वो ये एक मुझको लगता है कि एक बेहतर कदम है कि ये, हालांकि पूरी दुनिया में इस तरीके के कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन भारत में तो अभी हम लोग इस चीज को तैयार नहीं है कि सबसे ज्यादा बड़े बांध मवेशी नहीं हैं बनाना चाहिए। हमारे यहाँ, सबसे मवेशी ज्यादा तो आप छोड़ दीजिए, मवेशी छोड़ दीजिए आप, हम बड़े बांध नहीं बनाए, बड़े जलाशय नहीं बनाए, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा मीथेन निकल रही है। ये आपको जानना पड़ेगा। जितने बड़े जलाशय हैं जिनका बड़ा दलदली क्षेत्र विकसित कर रहे हैं, वो मीथेन के सबसे बड़े स्रोत हैं। हमारे यहाँ तो दिल्ली राजधानी के कपाल पे 5 बड़े बड़े कुतुब मीनार के आकार के कूड़े के पहाड़ हैं, जो हर दिन उतना मीथेन निकाल देते हैं जितना डेनमार्क एक साल में नहीं निकालता है। पर हम हमारी जनसंख्या की वजह से बच जाते हैं ना पंकज जी, हम हमारी जनसंख्या की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि पर कैपिटा हमारा एमिशन कम है, तो हम हर बार बच जाते हैं। एक्चुअली डेनमार्क में तो लाइफ स्टॉक जो है वहाँ की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है, वहाँ की इकोनॉमी उस पर टिकी हुई है। हिंदुस्तान में तो हमारे यहाँ तो सांड सड़क पे जीता है, गैया भी सड़क पे जीती है। गैया और सांड तभी पवित्र और होते हैं जब कोई दूसरे धर्म का आदमी उसको डंडा मार दे, है ना। बाकी तो मैं आपको बताऊं कि मैंने देखा है प्रतापगढ़ के आसपास ब्राह्मण्स परिवार में बछड़े को जंगल में ले गए और उसको कुछ उन्होंने इस तरीके की चीज उसके अंग पे टच किया जिससे वो बेखौफ होके भागे और गहरे जंगल में चला जाए। फिर उसका क्या हो वो जाने। ये आप इलाहाबाद प्रतापगढ़ से लेके जौनपुर तक देख लीजिए, जितने जनेऊधारी है ना, पाणे शुक्ला मिश्रा, यही कर रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ तो लाइव स्टॉक से कोई कमाई नहीं है ना, हमारे लिए तो बोझ है वो। केवल हमारे यहाँ गाय दूध से ज्यादा वोट देती है। हमारे यहाँ गाय दूध के लिए नहीं है, वोट के लिए है। और डेनमार्क की गाय जो है एक दिन में 55 लीटर दूध देती है कम से कम। तो बहुत फर्क है ना उसमें। पर हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारी देसी गाय ज्यादा अच्छी है, उनकी गाय खराब है, हमारी देसी हमारी गाय माता ये सब माता और पिता। हालांकि एक चीज है कि मैंने बरेली में देखा था आईवीआर में, वहां पर उन्होंने 4 भारतीय गायों की नस्ल तैयार की। उसके अंदर सिंघी थी, वृंदावनी थी, सहजवाल थी, और एक और है मैं भूल रहा हूँ। वो 20 से 25 लीटर दूध देने को सक्षम है, लेकिन वो एक आईवीआर का जो परिवेश है और वहां रख रखाव है वो बुंदेलखंड की गाय को नहीं मिलेगा, या राजस्थान की गाय को नहीं मिलेगा। तो वो 5 लीटर से ज्यादा में नहीं जाएगी। हाँ, बुंदेलखंड में तो 4-5 लीटर से ज्यादा जाते ही नहीं किसी हालत में। हाँ, है ना। तो चूंकि आईवीआर में तो क्या है कि गाय को दिन में 3 बार नहलाया जा रहा है, 1 बार पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, 7 दिन में उसको न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। एज के हिसाब से उनके बाड़े बदलते हैं। बड़ा खूबसूरत देखभाल है उसको। लोगों को देखना चाहिए कभी जाकर।
लेकिन वो परिवेश की गाय हमारे यहाँ नहीं निकलती है। डेनमार्क में तो मोस्टली जर्सी है, तो वो तो बहुत अच्छा दूध दे रही है वो। तो ठीक, मुझे लगता है फिर इसका मतलब ठीक शुरुआत है कि लाइव स्टॉक पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। अभी नहीं लगा रहे हैं, 2020 से लगा रहे हैं, और ठीक ठाक मेथेन रिलीज करता है अश्विनी, वो ठीक ठाक। यस, उनकी आहार नाल में मेथेन होती है। इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में उनका लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा एक रोल है इकोनॉमी के अंदर उनका। वो नहीं है। हमारा तो आज भी एग्रीकल्चर जो आउटपुट है इकोनॉमिक 4% पे स्टैग्नेंट है। हम 4 से 6 75 ईयर। सही बात है। ठीक है पंकज जी, अश्विनी, थैंक यू। बातचीत हो गई, लगभग सारे मुद्दे कवर हो गए।